कैसे हो फ्रेंड्स सभी। अब तक हमने बनाई थी डी फार्मा फर्स्ट ईयर के लिए मैराथन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, और आज है डी फार्मा का सेकेंड ईयर का फार्माको थेरेप्यूटिक्स, और चैप्टर का नाम भी यही है, फार्माको थेरेप्यूटिक्स। इसमें पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। रोग की रोकथाम, शमन या इलाज के लिए रोग के ज्ञान के साथ साथ औषधीय जानकारी का अनुप्रयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भेषज चिकित्सा विज्ञान। फिर है भेषज चिकित्सा विज्ञान का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो ये है बीमारियों का इलाज या प्रबंधन। फिर आपका किसी रोग का कारण एवं विकास है, तो ये क्या होता है? रोग कारण विज्ञान। फिर आपका NLEM 2022 में कितनी दवाएं मौजूद थी? तो ये थी 384। फिर आपका किसी प्रकार की बीमारी का शारीरिक परिणाम होता है, तो ये क्या होता है? नैदानिक अभिव्यक्ति। फिर आपका गैर औषधीय प्रबंधन शामिल है, तो ये है दवा का प्रयोग न करें। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा भेषज चिकित्सा विज्ञान का उद्देश्य नहीं है? तो ये है दवाओं के अतार्किक उपयोग को बढ़ावा देना, बी। फिर आपका शामिल रोग का औषधीय प्रबंधन क्या है? तो यह है दवा का उपयोग। फिर आपका दवा का तर्क संगत उपयोग सुनिश्चित करता है, तो ये किसे करता है? दवाओं का उचित, सुरक्षित और प्रभावी उपयोग। फिर आपका भेषज चिकित्सा विज्ञान का दायरा शामिल है, तो यह है सभी में, इन सभी में शामिल है। फिर आपका आवश्यक दवाओं का चयन इसके आधार पर किया जाता है, तो ये किया जाता है रोग की व्यापकता, प्रभावकारिता और सुरक्षा, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर आपका WHO ने पहली आवश्यक औषधि सूची किस वर्ष जारी की थी? तो ये की थी 1977 में, 1977। फिर आपका NLEM के पहलुओं से शामिल है ये, तो इसमें सभी आ जाएंगे, सभी, ऑल। फिर है निम्नलिखित में से कौन दवाओं के तर्क संगत उपयोग और साक्ष्य आधारित अभ्यास दोनों को बढ़ावा देता है? तो ये देता है मानक उपचार दिशा निर्देश अपनाना। फिर आपका NLEM का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है आवश्यक चिकित्सा की राष्ट्रीय सूची, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला है भेषज चिकित्सा विज्ञान, तो इसमें आ जाएगा रोकना। दूसरा क्वेश्चन है दवा सूची में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभावकारिता और लागत प्रभावशीलता के लिए उनकी प्रासंगिकता के आधार पर चुनी गई दवाएं शामिल हैं, तो ये होती हैं आवश्यक। फिर आपका तर्क संगत दवा का उपयोग प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं के जोखिम को कम करता है और इष्टतम परिणाम सुनिश्चित करता है, तो इसमें आ जाएगा चिकित्सीय। फिर आपका दवाओं के उपयोग से दवा प्रतिरोध, बढ़ी हुई लागत और रोगों को नुकसान जैसी समस्याएं हो सकती हैं, तो यह है तर्कहीन। फिर आपका दवाओं के तर्क संगत उपयोग में ऐसी दवाओं को निर्धारित करना शामिल है जो रोगी की स्थिति के लिए उपयुक्त और लागत प्रभावी हों, तो यह है सुरक्षित। इसमें आ जाएगा सुरक्षित। अब है चैप्टर नंबर 2 कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसमें पहला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन,
मायोकार्डियल इन्फ्रांक्शन के उपचार में कौन सी दवाएं उपयोग की जाती हैं? तो ये हैं उपरोक्त सभी। इंफार्क्शन है ये। मायोकार्डियल इंफार्क्शन के उपचार के में कौन सी दवाएं उपयोग की जाती है? तो ये है उपरोक्त सभी। फिर है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? दिल का दौरा। फिर आपका कौन सा कारक द्वितीयक सकता है उच्च रक्तचाप को ट्रिगर कर? तो इसमें आ जाएगा थायराइड समस्याएं। फिर है हृदय की पंपिंग क्षमता में कमी से होता है, तो क्या होता है? एंजाइमा होता है, एंजाइमा। फिर आपका शरीर में कोलेस्ट्रॉल किसके द्वारा निर्मित होता है? तो ये होता है जिगर, अग्नाशय, गुर्दा या सभी, तो सभी के द्वारा होता है। फिर आपका एंजाइमा के उपचार में दवाएं उपयोग की जाती है, निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये है वेरापामिल। फिर आपका एंजाइमा का लक्षण है, तो ये क्या होता है? ये सभी इसके लक्षण हैं एंजाइमा के। फिर है निम्न में से कौन उच्च रक्तचाप का जोखिम कारक नहीं है? तो इसमें कौन नहीं है? इसमें है कम कोलेस्ट्रॉल का स्तर। फिर है वयस्कों में रक्तचाप की सामान्य सीमा क्या होती है? 120/80 mmHg भी हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी दवा आमतौर पर रक्तचाप कम करने के लिए निर्धारित की जाती है? तो ये है आपकी ACE अवरोधक। फिर आपका मायोकार्डियल इन्फार्क्शन शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है आपका हृदय की मांसपेशियों में रक्त प्रवाह में रुकावट, तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर आपका उच्च रक्तचाप शब्द का क्या अर्थ है? तो यह है उच्च रक्तचाप। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन सी हृदय विफलता की विशेषता है? तो इसमें कौन सी हो जाएगी आपकी? इसमें हो जाएगी आपकी हृदय कुशलता पूर्वक रक्त पंप करने में असमर्थ है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर है एंजाइना पेक्टोरिस का कारण है, तो इसका क्या है? हृदय की मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी। फिर आपका निम्न में से कौन सा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मुख्य लक्षण है? तो क्या हो जाएगा? फेफड़ों में जमाव। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स। धमनियों की दीवारों पर परिसंचारी रक्त द्वारा लगाए गए बल के माप, इसे हम कहते हैं रक्तचाप। फिर आपका दूसरा दिल के दौरे के लिए चिकित्सा शब्द है जो तब होता है जब हृदय के एक हिस्से में रक्त का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, तो इसमें है मायोकार्डियल इन्फ्रॉक्शन, इसमें हो जाएगा मायोकार्डियल। फिर आपका क्वेश्चन है एक प्रकार का उच्च रक्तचाप है जो अनुपचारित रहने पर गंभीर हृदय रोग का कारण बन सकता है, तो इसमें जाएगा आपका उच्च रक्तचाप। फिर आपका कोलेस्ट्रॉल का वह अच्छा प्रकार जो रक्त प्रवाह से अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को हटाने में मदद करता है, उसे के रूप में जाना जाता है, इसे कहते हैं हम HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, HDL। फिर आपका हृदय की वह स्थिति जिसमें हृदय शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रक्त को प्रभावी ढंग से पंप करने में असमर्थ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हृदय गति रुकना। फिर आपका लेसन नंबर 3 है रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा एक काल्पनिक बीटा-2 एगोनिस्ट साबा है जिसका उपयोग अस्थमा के तीव्र प्रबंधन में किया जाता है? तो यह है सालबुटामोल।
मोल। फिर है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस ब्रोंकियल नलियों का है, तो ये क्या है? सूजन। सूजन। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन है अस्थमा का पुराना लक्षण? तो ये क्या होता है? एपिसोडिक घरघराहट और सांस फूलना, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर है फिर है लेसन नंबर 3, रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन से एक अल्पकालिक बीटा 2 एगोनिस्ट साबा है जिसका उपयोग अस्थमा के तीव्र प्रबंधन में किया जाता है? तो यह है सालबुटामोल, तो हो जाएगा सालबुटामोल। फिर है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस ब्रोंकियल नलियों का है, तो ये क्या होती है? एक सूजन होती है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा अस्थमा का पुराना लक्षण है? तो ये होता है आपका एपिसोडिक घरघराहट और सांस फूलना। फिर आपका वात स्फीति की विशेषता है, तो ये है आपकी हवाई क्षेत्र का विस्तार, ये हो जाएगा हवाई क्षेत्र का विस्तार। फिर है बलपूर्वक निःश्वसन की मात्रा में कमी होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? सभी। इसमें आ जाएगा सभी। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधी फेफड़ों का रोग है? तो ये होता है आपका अस्थमा। अस्थमा क्या फेफड़ों का रोग है ये। फिर आपका अस्थमा में इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आईसीएस की क्रिया का तंत्र क्या है? तो इसमें होता है आपका वायु मार्ग की सूजन में कमी, वायु मार्ग की सूजन में कमी। फिर है अस्थमा अटैक क्या है? तो ये है जब वायु मार्ग कड़ा हो जाता है और फेफड़ों को पर्याप्त हवा नहीं मिलती है, तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर आपका अधिकतर सीओपीडी किसके कारण होता है? तो ये होता है आपके धूम्रपान के कारण, धूम्रपान के कारण। फिर आपका सीओपीडी के उपचार में उपयोग की जाने वाली दवाएं कौन सी हैं? तो ये आपकी होती है ACE। तो इसमें एल्ब्यूटेरोल है, बूडेसोनाइड्स है, एक्लीडीनियम है, इनमें से सभी। तो ये सभी आ जाएगा, इनमें से सभी। फिर आपका कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन मुख्य रूप से एटोपिक अस्थमा के रोग जनन में शामिल है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा IgE, IgE। फिर आपका सीओपीडी प्रबंधन में टियोट्रोपियम की क्या भूमिका है? तो इसमें क्या होता है? इसमें हो जाएगा आपका लंबे समय तक काम करने वाले ब्रोंकोडायलेटर के रूप में कार्य करना, तो हो जाएगा बी। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीओपीडी में उपयोग किया जाने वाला फास्फोडीएस्टरेज 4 अवरोधक है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा रोफ्लूमिलास्ट, रोफ्लूमिलास्ट। फिर है निम्नलिखित में से कौन अस्थमा के प्रबंधन के लिए प्रमुख और औषधीय रणनीति है? तो इसमें हो जाएगा आपका ज्ञात ट्रिगर्स और एजरलेस से बचना, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर है सीओपीडी रोगियों में परिणामों के सुधार के लिए सबसे प्रभावी गैर औषधीय हस्तक्षेप क्या है? तो इसमें हो जाएगा आपका धूम्रपान बंद करना, धूम्रपान बंद करना। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला है सीओपीडी में वायु प्रवाह की सीमा क्या होती है? तो ये होती है अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय। फिर आपका अस्थमा में डॉट को वायु मार्ग की सूजन को कम करने के लिए पहली पंक्ति की चिकित्सा माना जाता है किसे? आईसीएस को, ICS। फिर आपका तीसरा है, तीसरे में आ जाएगा आपका
साल्मेटेरोल, साल्मेटेरोल। फिर है आपका चौथा है वात स्फीति में फेफड़ों में डॉट डॉट का विनाश होता है, जिसके कारण गैस विनिमय बाधित होता है। तो इसमें आ जाएगा आपका एल्वियोली, एल्वियोली। फिर आपका छठा, पांचवा है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस सीओपीडी का एक घटक अत्यधिक उत्पादन की विशेषता तो किसकी? बलगम की, बलगम। फिर आपका लेसन नंबर 4 है एंडोक्राइन सिस्टम। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन हाइपर थायराइडिज्म का सबसे आम कारण है? तो ये क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा आपका ग्रेव्स रोग। फिर आपका हाइपरथायराइडिज्म के लिए रेडियोधर्मी आयोडीन थेरेपी इस प्रकार काम करती है। तो ये करती है आपकी अति सक्रिय थायराइड ऊतक को नष्ट करना। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका टाइप 1 मधुमेह की विशेषता है। तो ये क्या होती है? बीटा कोशिकाओं का स्व प्रतिरक्षी विनाश, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर आपका मधुमेह और डायबिटीज एंसिपिड्स के सामान्य लक्षण क्या हैं? तो इसमें क्या होता है? मूत्र उत्पादन में वृद्धि होती है, मूत्र उत्पादन में वृद्धि होती है। फिर है मधुमेह के उपचार के में कौन सी दवाओं का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हम करते हैं मधुमेह में मेटामॉर्फिन। फिर है निम्नलिखित में से कौन हाइपरथायराइडिज्म का लक्षण नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है इसमें नहीं है भूख में कमी। फिर आपका दवाओं का कौन सा वर्ग अग्नाशयी बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन स्राव को बढ़ाता है? तो ये हो जाएगा आपका सल्फोनिल यूरिया, बी हो जाएगा। फिर आपका टाइप 2 मधुमेह के लिए पसंदीदा प्रथम पंक्ति औषधीय उपचार क्या है? तो इसमें हो जाएगा आपका मेटमॉर्फिन। फिर है थायराइड की पुरानी सूजन की स्थिति जो कम सक्रियता की ओर ले जाती है वह है? तो इसमें क्या आ जाएगा? थायराइडिटिस, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन। फिर है दुनिया भर में हाइपोथायराइडिज्म का सबसे आम कारण है क्या? आयोडीन की कमी। फिर है हाइपरथायराइडिज्म के लिए गैर औषधीय प्रबंधन में शामिल है। तो इसमें क्या शामिल है? इसमें है आयोडीन अनुपूरण। फिर आपका टाइप 2 मधुमेह को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो ये है इंसुलिन थेरेपी। फिर है निम्न में से कौन सा औषधीय एजेंट टाइप 1 मधुमेह के प्रबंधन में उपयोग किया जाता है? तो इसमें हम करते हैं इंसुलिन। फिर है हाइपर थायराइडिज्म के औषधीय प्रबंधन के लिए उपयोग की जाने वाली, तो इसमें क्या करते हैं उपयोग? हम इसमें करते हैं हम मेथिमाजोल, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका मेथिमाजोल। फिर है निम्न में से कौन सा शारीरिक कार्य थायराइड उत्पादन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये होता है आपका, ये हो जाएगा आपका चयापचय। तो बी सी ऑप्शन हो जाएगा इसका चयापचय। फिर है लेसन नंबर 5 है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पहला क्वेश्चन है इसमें अल्जाइमर रोग में कौन सी मौलिक परिकल्पना प्रस्तावित है? तो इसमें हो जाएगा सी, ए तथा बी दोनों। फिर है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा CNS विकार है? तो इसमें हो जाएगा सभी क्या है CNS विकार है। फिर है
मिर्गी संक्रामक रोग के कारण हो सकती है। किसके कारण? ये भी सभी के कारण हो सकती है। फिर आपका निम्नलिखित में माइग्रेन की कौन सी अवस्था होती है? तो इसका भी क्या जाएगा? सभी। फिर है निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्तर परिवर्तन माइग्रेन को तेज कर सकता है? तो ये करता है आपका एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। फिर है निम्नलिखित में कौन सा एंटी कोगुलेंट थेरेपी के अंतर्गत आता है? तो ये आता है इसमें आपका वारफेरिन। वारफेरिन। फिर है निम्नलिखित में से कौन वाला कारक नहीं है जो माइग्रेन को उत्तेजित करे? तो इसमें कौन सा है? इसमें जाएगा आपका 16वें का अंधकार। अंधकार आ जाएगा इसका। स्ट्रोक की विशेषता है तो इसमें आ जाएगा सभी। सभी के द्वारा आ सकता है स्ट्रोक। फिर है सामान्य मस्तिष्क रक्त प्रवाह दर कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 50 ml प्रति 100 ग्राम प्रति मिनट। फिर है माइग्रेन को उत्तेजित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ये करता है, इसे सभी करते हैं, भावनात्मक, पर्यावरण, भौतिक और सभी। सभी हो जाएगा इसका। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला है मिर्गी एक तंत्रिका संबंधी विकार है जिसकी विशेषता बार बार होने वाली है। तो ये क्या है? दौरे। तो इसमें क्या आते हैं? दौरे। फिर है अल्जाइमर रोग एक प्रगतिशील क्या है? तंत्रिका संबंधी रोग है। तंत्रिका संबंधी। फिर है पार्किंसंस रोग मस्तिष्क में डोपामाइन उत्पादन तंत्रिका की हानि से जुड़ा होता है। तो इसमें आ जाएगा डोपामाइन। डोपामाइन। फिर आपका डॉट डॉट दवाओं का एक वर्ग है जो सामान्यतः रक्त वाहिकाओं को संकुचित करके तीव्र माइग्रेन के हमलों के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें जाएगा ट्रिप्टान। ट्रिप्टान। फिर आपका पार्किंसंस रोग कठोरता पैदा कर सकता है। तो इसमें जाएगा कठोरता। कठोरता। फिर आपका चैप्टर नंबर 6 है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर। तो ये आ जाएगा आपका पहला क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन है इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस का मुख्य लक्षण क्या है? तो इसमें आ जाएगा खूनी दस्त। खूनी दस्त। फिर है खाने के बाद दर्द का बढ़ जाना निम्न में से किसकी विशेषता है? तो ये है गैस्ट्रिक अल्सर की। गैस्ट्रिक अल्सर। फिर है लीवर रोग का सबसे उन्नत रूप है। तो ये क्या होता है? सिरोसिस। सिरोसिस। फिर है अल्सरेटिव कोलाइटिस के नैदानिक अभिव्यक्तियों। तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा आपका चौथे का सभी। फिर क्रोहन रोग की नैदानिक अभिव्यक्तियाँ, इसमें भी क्या आ जाएगा? सभी। फिर है छठा क्वेश्चन है क्रोहन रोग में निम्न में से कौन शामिल है? तो इसमें भी क्या है? सभी। फिर आपका कौन सा जैविक एजेंट आईडीबी उपचार में टीएनएफ एक को लक्षित करता है? तो सातवें का आ जाएगा आपका इन्फिलक्सीमैब। इन्फिलक्सीमैब आ जाएगा इसका। फिर है निम्न में से कौन क्रोनिक लीवर फेलियर का संकेत नहीं है? तो इसमें आ जाएगा कर्निक टेरस। कर्निक टेरस। फिर है कोलेस्टोमी की जा सकती है। तो इसमें आ जाएगा अल्सरेटिव कोलाइटिस। फिर है अमेरिका में क्रोनिक लीवर रोग का सबसे आम कारण क्या है? तो इसका जाएगा शराब का दुरुपयोग। शराब का दुरुपयोग। फिर है जीआरडी का प्राथमिक कारण क्या है? तो इसमें आ जाएगा कमजोर निचला ग्रासनली स्फिंक्टर। तो इसमें आ जाएगा बी। बी आ जाएगा इसका। फिर है जीआरडी के गैर औषधीय प्रबंधन में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं। तो इसमें आ जाएगा NSAIDs लेना। फिर फिस्टुला के लक्षण हैं। इसमें आ जाएगा
क्रोहन रोग, क्रोहन रोग। फिर है पाइलोरी के उन्मूलन के लिए कौन सी दवा का उपयोग किया था? तो इसमें हम करते हैं प्रोटोन पंप अवरोधक एंटीबायोटिक्स ए। फिर है एल्कोहलिक हेपेटाइटिस में कौन सा औषधीय उपचार उपयोग किया जाता है? तो इसमें हम करते हैं प्रेडनिसोलोन, ये ऑप्शन आ जाएगा प्रेडनिसोलोन। फिर है गैस्ट्रोग्रासनली रिफ्लक्स रोग के लक्षण, तो इसमें आ जाएगा सभी, ये सभी होते हैं इसमें। फिर है एल्कोहलिक यकृत रोग के लक्षण, इसमें आ जाएगा मतली, मतली आ जाएगा इसका ऑप्शन। फिर है IBD प्रबंधन में आमतौर का उपयोग किया जाता है पर किस इम्यूनो मॉड्यूलेटर? तो 18 में क्या जाएगा इसमें? एजेथियोप्रिन, एजेथियोप्रिन आ जाएगा इसमें ए ऑप्शन। फिर आपका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एच पाइलोरी के लिए जिम्मेदार है, तो इसमें आ जाएगा आपका डुओडेनल अल्सर, डुओडेनल अल्सर। फिर है क्रोहन रोग के ट्रिगर में सभी शामिल हैं सिवाय किसके? संक्रामक आंत्र शोध के, सी ऑप्शन। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स हैं GERD का सबसे आम लक्षण क्या है? तो इसमें क्या है? इसमें है इसमें आएगा हार्ट बर्न, हार्ट बर्न। फिर आपका GERD प्रबंधन में पेट के अम्ल को कम करने के लिए ओमेप्राजोल, ओमेप्राजोल का उपयोग करते हैं। फिर है पेप्टिक अल्सर के रोग जनन में अम्ल और डोडोड तंत्र जैसे आक्रामक कारकों के बीच असंतुलन शामिल है, तो इसमें जाएगा म्यूकोसल डिफेंस, म्यूकोसल डिफेंस। फिर है PUD के लिए जीवन शैली में बदलाव में धूम्रपान छोड़ना, तनाव कम करना और, तो यह जाएगा शराब, इसमें आएगा शराब। फिर है लगातार शराब का सेवन फैटी लीवर, फिर आ जाएगा इसमें एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, 5वें में आ जाएगा एल्कोहलिक हेपेटाइटिस। फिर है चैप्टर नंबर 7 है हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर। पहला इसमें भारत में एनीमिया का सबसे प्रचलित रूप क्या है? तो ये है आपका आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया। तो इसमें ये ऑप्शन आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का प्राथमिक कारण है? तो ये है विटामिन B12 या फोलेट की कमी। फिर आपका घातक एनीमिया निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो होता है आंतरिक कारक, आंतरिक कारक। फिर आपका लोहा मुख्यतः जठरांत्र मार्ग के किस भाग में अवशोषित होता है? तो ये होता है आपका गृहिणी में। फिर है किस विटामिन की कमी के कारण न्यूरोलॉजिकल लक्षण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की विशेषता है? तो यह है विटामिन B12, विटामिन B12। फिर है आपका सामान्य हीमोग्लोबिन सीमा कितनी है? तो ये होती है 13.5 से 17.5। फिर है अंगों में शून्यता इसका कारण लक्षण है? तो ये हो जाएगा आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। फिर है घातक रक्त अल्पता मेगालोब्लास्टिक रक्त अल्पता है जो निम्न के कारण होती है। किसके कारण होती है? ये होती है आपके विटामिन B12 की कमी के कारण, B12 की कमी। फिर आपका विटामिन B12 की बढ़ती है मांग से जुड़ी स्थिति, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका गर्भ अवस्था में विटामिन B12 की कमी होती है। फिर आपका विटामिन B12 की कमी का परिणाम खराब होता है कब? ये आ जाएगा आपका DNA संश्लेषण। फिर है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसके कारण होता है? तो इसमें आ जाएगा आपका A तथा B दोनों के कारण। फिर है
मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के लिए चिकित्सा उपचार क्या है? तो इसमें आ जाएगा आपका सभी, इसमें सभी आ जाएगा। फिर आपका आहार में यह पदार्थ जो लोहे अवशोषण को बढ़ावा देता है वह क्या कहलाता है? तो इसमें आ जाएगा आपका एस्कॉर्बिक एसिड। फिर आपका माइक्रोसाइटिक एनीमिया है जिसकी कमी के कारण क्या होता है? तो इससे होता है आपका ये होता है आपका विटामिन B12 की कमी से। फिर आपका लोहे की कमी से होने वाले एनीमिया के लिए सबसे उपयुक्त प्रारंभिक उपचार क्या है? तो ये हो जाएगा आपका मौखिक लोह अनुपूरण, मौखिक लोहा अनुपूरण। फिर है लेसन नंबर 8 इन्फेक्टस डिसीज। तो इसमें पहला क्या है? पहला इसमें टीबी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें आ जाएगा संक्रमण विषाणु के कारण होता है, ये गलत है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी टीबी के उपचार के लिए पहली पंक्ति की दवा है? तो ये है पारपारी पायराजिनामाइड। तो ये हो जाएगी पायराजिनामाइड। फिर है क्षय रोग का कारक एजेंट क्या है? तो ये है जीवाणु, ये होता है जीवाणु के द्वारा। फिर आपका प्राथमिक टीबी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आ जाएगा आपका फैलने की क्षमता रखता है। फिर आपका निमोनिया से तात्पर्य सूजन से है, किसकी? तो इसमें फेफड़े की सूजन से, फेफड़े। फिर है फेफड़ों में सूक्ष्म जीवों के प्रवेश के संभावित मार्ग में शामिल है सिवाय किसके? तो हो जाएगा आपका शिष्ट अंतर्ग्रहण, शिष्ट अंतर्ग्रहण। फिर है नोसोकोमियल न्यूमोनिया से तात्पर्य निमोनिया से है जो निम्न में होता है। तो इसका जाएगा 7वें का अस्पताल में भर्ती व्यक्ति, अस्पताल में भर्ती व्यक्ति। फिर है क्षय रोग से लड़ने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं कौन सी हैं? तो इसमें जाएगा ए तथा बी दोनों, ए तथा बी दोनों। फिर है गुर्दे में संक्रमण के कारण भी मूत्र मार्ग में संक्रमण हो जाता है, इस संक्रमण को भी कहा जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? तीव्र पाइलोनफ्राइटिस, तीव्र पाइलोनफ्राइटिस। फिर है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये था रॉबर्ट कोच। फिर है हेपेटाइटिस सी विषाणु निम्नलिखित में से किस विषाणु समूह से संबंधित है? तो ये है फ्लेवी विषाणु। फिर है सिफिलिस का कारक सूक्ष्म जीव है, तो इसमें हो जाएगा ट्रेपोनेमा पैलिडम। फिर आपका गोनोरिया का कारक सूक्ष्म जीव है, तो इसमें है नाइसेरिया गोनोरियाई। फिर है मलेरिया एक परजीवी संक्रमण है जो किसके कारण होता है? तो ये होता है आपके ए तथा बी दोनों के कारण। फिर आपका 15वां क्वेश्चन है तपेदिक का कारक सूक्ष्म जीव, तो इसमें कौन सा आ जाएगा आपका? इसमें आ जाएगा आपका इसमें आ जाएगा आपका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। फिर आपका प्लाज्मोडियम का यौन चक्र पूरा होता है किसमें? मच्छर की आंत में। फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला है तपेदिक पैदा करने के लिए जिम्मेदार जीवाणु कौन सा है? तो ये है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। फिर है दूसरा क्वेश्चन है वयस्कों में निमोनिया पैदा करने के लिए जिम्मेदार सबसे आम जीवाणु रोगजनक कौन सा है? तो यह है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। फिर है गोनोरिया संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है। फिर है HIV मुख्य रूप से प्रतिरक्षा प्रणाली की CD4T सेल्स दोनों में जवानों को शामिल
कोशिकाओं को लक्षित करता है और उन पर हमला करता है। तो चौथे का ये था। छठा है फिर मलेरिया परजीवी मानव और डॉट दोनों में जवानों को शामिल करते हुए एक जटिल जीवन चक्र से गुजरता है। तो इसमें आ जाएगा पहले में प्लाज्मोडियम और दूसरे में आ जाएगा मच्छर। फिर आपका चैप्टर नंबर 9 है चैप्टर नंबर 9 है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। देखिए पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मस्कुलोस्केलेटल विकार नहीं है। तो कौन सा नहीं है इसमें? नेत्र श्लेष्मा शोथ। दूसरा है रूमेटाइड गठिया कुछ अन्य प्रकार के गठिया से भिन्न है क्योंकि इसमें क्या होता है, सम्मित है, शरीर के दाएं और बाएं हिस्से को प्रभावित करता है। फिर गठिया शब्द का तात्पर्य क्या है? ए तथा बी दोनों। तो इसमें हो जाएगा ए तथा बी दोनों। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी दवा रूमेटाइड गठिया में प्रयोग नहीं होती। तो ये नहीं होती सल्फासाल्जीन। फिर है ओस्टियो आर्थराइटिस के मामले में कौन से जोड़ प्रभावित होते हैं। तो इसमें होते हैं सभी, इनमें से सभी। फिर है ओस्टियो आर्थराइटिस विकसित होने के जोखिम कारक क्या है। तो इसमें क्या है, छठे में जोड़ों की चोट। फिर है ओस्टियो आर्थराइटिस के लक्षण क्या हैं। तो ये है सभी, उपरोक्त सभी। फिर है निम्नलिखित में से कौन गैर औषधीय प्रबंधन है। तो इसमें आ जाएगा आपके 8वें में एरोबिक्स और साइकिलिंग। फिर आपका ओस्टियो आर्थराइटिस के प्रबंधन में कौन सी दवाइयाँ उपयोग की जाती हैं। तो इसमें आपकी की जाती हैं इबुप्रोफेन। फिर आपका रूमेटाइड गठिया की पुष्टि के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हम करते हैं आपके एंटी-सीसीपी। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन सी दवा DMARDS से संबंधित नहीं है। तो इसमें जाएगा आपका एटेनेरसेप्ट, ये ऑप्शन आ जाएगा इसका एटेनेरसेप्ट। फिर है ओस्टियो आर्थराइटिस के दौरान निम्नलिखित में से कौन से जोड़ शायद ही कभी प्रभावित होते हैं। तो ये क्या है, लंबर स्पाइन जोड़। फिर है हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शन का उपयोग किसके प्रबंधन में किया जाता है। तो इसमें करते हैं ओस्टियो आर्थराइटिस। फिर है ओस्टियो आर्थराइटिस के रोगजनक में कौन सी कोशिकाएं शामिल होती हैं। तो इसमें होती हैं कोड्रोसाइट्स। फिर है ओस्टियो आर्थराइटिस के सर्जिकल उपचार को कहा जाता है। तो इसे हम कहते हैं ऑर्थोप्लास्टी, इसे कहते हैं ऑर्थोप्लास्टी। फिर है चैप्टर नंबर 10 है डर्मेटोलॉजी। इसका पहला क्वेश्चन है सोराइसिस से पीड़ित व्यक्ति की त्वचा कोशिकाओं को क्या होता है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा त्वचा कोशिकाएं परिपक्व होने से पहले ही त्वचा की सतह पर जमा हो जाती हैं। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर है शरीर के कौन से अंग अक्सर सोराइसिस से प्रभावित होते हैं। तो ये होते हैं ऊपर के सभी अंग। फिर है सोराइसिस के साथ कौन सी स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। तो इसमें हो सकती है वात रोग। फिर है सोराइसिस रोग की किस श्रेणी में आता है। तो ये आता है आपका बी तथा सी दोनों में। फिर है खुजली सोराइसिस का एक आम लक्षण है, इनमें से कौन सा सुझाव खुजली से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। तो इसमें आ जाएगा आपका बी तथा सी दोनों। फिर है सोराइसिस जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है किस तरह से।
तो छठे का आ जाएगा इसका इनमें से सभी, इनमें से सभी। फिर है सातवां, सोराइसिस का सबसे आम रूप क्या है? तो इसमें आ जाएगा आपका फलक, फलक। फिर है नीचे दिए गए लक्षणों में से कौन से सोराइसिस के संभाग हैं? तो इसमें आ जाएगा आपका सभी। ये सभी क्या हैं? सोराइसिस के भाग हैं। फिर है सोराइसिस का सबसे प्रचलित रूप प्लाक सोराइसिस है। इसकी विशेषता यह है नमे का, तो हो जाएगा कोहनी, घुटनों, खोपड़ी और पीठ के निचले हिस्से पर उसे हुए सूजे हुए मोटे लाल घाव जो चांदी जैसे सफेद रंग के स्केल से ढके होते हैं। तो इसका जाएगा सी ऑप्शन। फिर आपका सोराइसिस का वह प्रकार जो अक्सर बचपन या बूढ़ा युवावस्था में शुरू होता है और धड़ और अंगों पर छोटे लाल अलग अलग धब्बों के रूप में प्रकट होता है, उसे सोराइसिस कहा जाता है। तो ये 10वें का क्या हो जाएगा इसमें? गुटेट सोराइसिस बोलते हैं इसको। फिर है खुजली का कारण क्या है? तो ये क्या होता है? खुजली का घुन, खुजली का घुन। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मानव खुजली के संक्रमण के कारण उत्पन्न बिलों का वर्णन करती है? तो इसमें हो जाएगा बिल के एक छोर पर पुटिका या घुन दिखाई दे सकता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन सा रोग खुजली का कारण बनता है? तो इसमें आ जाएगा आपका सरकोप्टेस, इसके बी, ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें। फिर है खुजली के कण का आकार सबसे अच्छे ढंग से इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है, तो इसमें हो जाएगा आपका सूक्ष्म, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर आपका कौन सी त्वचा की स्थिति अक्सर एटोपिक डर्माटाइटिस की नकल करती है और विभेदक निदान में इसे खारिज किया जाना चाहिए? तो इसमें हो जाएगा सोराइसिस, सोराइसिस। फिर आपका एक्जिमा के उपचार में कौन सी दवा का उपयोग नहीं किया था? तो इसमें हम नहीं करते इसका इमीप्रामाइन का, इमीप्रामाइन का। फिर है किस समूह के लोगों में एटोपिक डर्माटाइटिस विकसित होने की अधिक संभावना होती है? तो ये किस में होती है? शिशु या एवं छोटे बच्चों में, शिशु और छोटे बच्चों में। फिर है एटोपिक डर्माटाइटिस को अक्सर कहा जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं खुजली, इसे कहते हैं खुजली। फिर है इस स्थिति को बदलकर बनाने वाले ट्रिगर्स में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हो सकते हैं? तो इसमें हो सकते हैं गर्म या ठंडा तापमान। फिर है एटोपिक डर्माटाइटिस का लक्षण क्या है? तो इसमें हो जाएगा आपका खुजली वाली, सूजन वाली त्वचा, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अब है चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 है साइकेट्रिक डिसऑर्डर। इसमें पहला क्वेश्चन है कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर मुख्य रूप से अवसाद के रोग कार्यकी से जुड़ा हुआ है? तो इसमें आ जाएगा आपका सोरोटोनिन, सोरोटोनिन। फिर है चयनात्मक सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स द्वारा कार्य किया जाता है, तो इसमें हो जाएगा सेरोटोनिन के पुण्य अवशोषण को रोकना। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन सा अवसाद का लक्षण नहीं है? तो इसमें हो जाएगा कंपन, कंपन अवसाद का लक्षण नहीं है। फिर है मोनोमाइन ऑक्सीडेज अवरोधकों की क्रियाविधि क्या है? तो इसमें क्या आ जाएगा? मोनोमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम को रोकना, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर है आपका द्विध्रुवी विकार को द्विध्रुवी विकार भी कहा जाता है, तो इसमें हो जाएगा आपका उन्मत्त अवसाद, उन्मत्त अवसाद। फिर है प्रथम पीढ़ी के एंटीसाइकोटिक्स मुख्य रूप से कार्य करते हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका D2, डोपामाइन D2 रिसेप्टर्स को अवरुद्ध करना। फिर है निम्नलिखित में से कौन दूसरी पीढ़ी का एंटीसाइकोटिक है? तो इसमें हो जाएगा आपका रिस्पेरिडोन, रिस्पेरिडोन। फिर है क्लोजापाइन का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, तो इसका करते हैं उपचार प्रतिरोधी सीजोफ्रेनिया, बी में। फिर है बेंजोडाइजेपाइन किसके प्रभाव को बढ़ाकर कार्य करते हैं? तो इसमें आ जाएगा आपका गाबा, GABA।
GABA। फिर है सामान्यीकृत चिंता विकार के दीर्घकालिक प्रबंधन के लिए आमतौर पर किस दवा का उपयोग किया जाता है? तो इसमें हम करते हैं बुस्पीरोन। फिर है आतंक के हमलों का अक्सर इलाज किया जाता है, तो हो जाएगा आपका SSRIs। फिर आपका बुस्पीरोन की क्रियाविधि क्या है? तो इसमें जाएगा आपका 5-HT1A रिसेप्टर्स पर आंशिक इगोनिस्ट, तो हो जाएगा B। फिर आपका निम्न में कौन सा अवसाद का संकेत है? तो ये सभी हैं अवसाद के संकेत। फिर है अवसाद की चरम उम्र क्या है? तो इसमें हो जाएगा वयस्कता हो जाएगा। अवसाद का गैर औषधीय प्रबंधन क्या है? तो इसमें जाएगा उपयुक्त सभी। चैप्टर नंबर 12 ऑप्थेल्मोलॉजी। फिर है किस प्रकार का ग्लूकोमा सबसे आम है? तो यह है खुला कोण ग्लूकोमा। फिर है खुले कोण ग्लूकोमा के लिए प्राथमिक जोखिम कारक क्या है? आयु, आनुवंशिक कारक या उच्च अंतःकोशिकीय दबाव या सभी, तो हो जाएगा सभी। फिर आपका बंद कोण ग्लूकोमा में अंतःकोशिकीय दबाव में तेजी से वृद्धि का क्या कारण है? तो इसमें आ जाएगा B और C दोनों, D ऑप्शन आ जाएगा इसमें। फिर है ग्लूकोमा में अंतःकोशिकीय दबाव को कम करने के लिए आमतौर पर किस दवा का उपयोग किया जाता है? तो इसमें हम करते हैं एसिटाजोलेमाइड, ऑप्शन आ जाएगा इसका। फिर है जीवाणुजनित नेत्र श्लेष्म शोध पैदा करने वाले जीव कौन से हैं? तो इसमें आ जाएगा न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, B ऑप्शन। फिर है नेत्र श्लेष्मला शोध तब होता है जब क्या होता है? कंजक्टिवा संक्रमित हो जाता है और इसमें सूजन आ जाती है, तो इसका हो जाएगा C ऑप्शन। फिर है कंजक्टिवा क्या है? तो इसमें आ जाएगा श्वेत पटल को ढकने वाली झिल्ली। फिर है ग्लूकोमा रोग है, तो ये क्या है? आँख का रोग है ये। फिर है फोटोफोबिया के लक्षण क्या हैं? ये क्या है? वायरल कंजक्टिवाइटिस। क्या है? वायरल कंजक्टिवाइटिस। फिर है आँख से चिपचिपा पीला स्राव किसका संकेत है? तो ये होता है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस का, ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें। फिर है ग्लूकोमा के मामले में आँख का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला भाग कौन सा है? तो हो जाएगा आपका रेटिना। फिर है हमारी आँख का सामान्य अंतर्नेत्र दबाव mmHg में होता है, तो कितने में होता है? 10 से 21। फिर है ट्रेबेकुलोप्लास्टी एक प्रकार का गैर औषधीय प्रबंधन है जो निम्न से जुड़ा है, तो जुड़ा है आपका ग्लूकोमा से। फिर आपका टिमोलोल एक ग्लूकोमा दवा किस तंत्र द्वारा कार्य करती है? तो इसमें आ जाएगा आपका बीटा अवरोधक। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन आपका बैक्टीरियल नेत्र श्लेष्मला शोथ के लिए पहली पंक्ति का उपचार क्या है? तो इसमें हो जाएगा आपका सामयिक प्रतिजैविक। तो ये लगभग 200 प्रश्नों का संग्रह था। 200 प्लस प्रश्न थे डी फार्मा सेकेंड ईयर के।